हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक बेस दूंगा कि हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या इसमें एक बेसिस होता है, एक आधार होता है चार्ज करने का। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 5 हेड्स होते हैं इनकम के। एक होता है सैलरी, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है पीजीबीपी, एक होता है कैपिटल गेन, एक होता है अदर सोर्सेस। तो 5 हेड्स होते हैं इनकम के। इनकम इन पांचों हेड में फॉल करेगी। या तो कोई सैलरी कमाएगा, यानी सैलरी से जो इनकम आएगी वो सैलरी हेड में जाएगी। अगर किसी के पास हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आती है तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। अगर किसी का बिजनेस या प्रोफेशन है तो उससे जो भी प्रॉफिट गेन आएगा वो पीजीबीपी हेड में जाएगा। अगर किसी के पास कैपिटल एसेट है, मतलब लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है, तो उन कैपिटल एसेट को सेल करने पे, ट्रांसफर करने पे होता है कैपिटल गेन। तो वो कैपिटल गेन का अलग हेड है, वो कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन हेड में जाएगा। और जो इनकम बच जाएगी, यानी जो रेजिडरी इनकम है, उसके लिए रेजिडरी हेड है अदर सोर्सेस। जो बच गई इनकम वो इस लास्ट वाले अदर सोर्स की हेड में फॉल करेगी, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, एटसेट्रा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये सेकंड हेड होता है इनकम का। हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है? अब देखो, हाउस प्रॉपर्टी को भले ही यूज किया जाए कमर्शियल पर्पज के लिए या यूज किया जाए रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, वो हाउस प्रॉपर्टी कंसीडर होगा। बट बिजनेस या प्रोफेशन में यूज नहीं होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कोई भी बिल्डिंग, कोई भी लैंड, यानी कोई भी जमीन जो कनेक्टेड हो, यानी जुड़ा हुआ हो बिल्डिंग के साथ, जैसे गार्डन, गैरेज, एटसेट्रा। तो प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, कोई भी लैंड जो बिल्डिंग से एकदम कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ हो, जैसे गार्डन, गैरेज, एटसेट्रा। लेकिन अगर कोई वैकेंट लैंड है, यानी खाली जमीन है, तो वो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा। यानी खाली जमीन से कोई भी अगर इनकम आती है, रेंट आता है किसी भी पर्पज से, तो इस वैकेंट लैंड से जो भी इनकम आएगी वो कहाँ जाएगी? या तो अदर सोर्स में जाएगी या फिर पीजीबीपी हेड में जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन हेड में जाएगी। इसके अलावा जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है, इनके पास जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। क्योंकि इनका तो डेली का काम है बिल्डर कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रॉपर्टी में खेलना। तो बिल्डर और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके लिए एसआईटी होता है, स्टॉक इन ट्रेड होता है, स्टॉक होता है। तो इस स्टॉक से जो रेंटल इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। क्योंकि मान लो किसी बिल्डर्स ने फ्लैट बना लिए और वो अभी वैसे ही है वैकेंट, मतलब वो सेल नहीं किए हैं, तो कुछ टेम्परी पर्पज की उसने उसमें रेंट पे चढ़ा दिया, तो उससे रेंटल इनकम आएगी। तो जो रेंटल इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भले वो बिल्डर हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है एज ए स्टॉक इन ट्रेड, अगर उसने रेंटल मतलब रेंट पे चढ़ा हुआ है, तो रेंटल इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। और ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे आपको, जो बिल्डर कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या होता है, उनका बिजनेस ही क्या है? प्रॉपर्टी को लेट आउट करना। अगर उनका बिजनेस ही प्रॉपर्टी को लेट आउट करना है तो फिर वो जाएगा पीजीबीपी हेड के अंदर, यानी उनका बिजनेस प्रोफेशन में कंसिडर होगा। जो भी इनकम आएगी वो पीजीबीपी हेड में जाएगी। तो नॉर्मली तो अगर रेंट पे चढ़ा रखा है, नॉर्मली अगर मान लो बिल्डर्स है, खाली फ्लैट है, टेम्परेरी पर्पज के लिए रेंट पे चढ़ा दिया उसने, सेल नहीं होने की वजह से, तो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। लेकिन उनका बिजनेस ही क्या है? प्रॉपर्टी को लेट आउट करना, किराए पे चढ़ाना,
तो फिर पीजीबीपी ऐड में जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो बेसिस है यानी जो आधार है चार्ज करने का वो है एनुअल वैल्यू। यानी एनुअल वैल्यू को आपको समझना है कि क्या होती है, क्योंकि यही आपका आधार है चार्जिंग का। इसमें एक कंपोजिट रेंट होता है, वो समझ लो आप क्या होता है। कंपोजिट मतलब जुड़ा हुआ। नॉर्मल जो रेंट तो होगा ही बिल्डिंग का, लेकिन अगर मान लो साथ में किसी ने फर्नीचर दिया है, कोई प्लांट मशीनरी है, लिफ्ट्स की सर्विस है, सिक्योरिटी की सर्विस है, पावर बैकअप की सर्विस दे रखी है, तो आपस में सारा जो रेंट मिल जाएगा उसको कंपोजिट रेंट बोलते हैं। अगर ये रेंट को आप अलग कर सकते हो, ये सेपरेबल है, तो या तो अदर सोर्स पीजीबीपी में जाएगा, अगर सेपरेबल नहीं है तो फिर हाउस प्रॉपर्टी यानी आपका हाउस प्रॉपर्टी में उसको कंसिडर करोगे आप। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो चार्ज का जो बेस है, जो आधार है, वो एनुअल वैल्यू है। एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? ग्रोस एनुअल वैल्यू में से जब हम म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर देते हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू में जब हम म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर देंगे तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। देखो नेट, ग्रोस, ग्रोस में से आप म्युनिसिपल टैक्स को लेस करोगे तब आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। अब सवाल ये उठता है कि ये जीएवी जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है ये कैसे निकलेगी? ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल अगर वो लेट आउट है, किराए पे चढ़ी हुई है, तब जीएवी कैसे निकलता है? हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, जिसको शॉर्ट में ईआर लिखा है मैंने, ईआर होता है, एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, दोनों में जो ज्यादा होगा, जो हायर होगा, वो क्या बन जाएगा? जीएवी बन जाएगा। ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट जो रिसीव्ड रिसीवेबल है, दोनों में जो हायर होगा यानी जो ज्यादा होगा वो क्या बन जाएगा? जीएवी बन जाएगा। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? देखो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है वो देखिए आप। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हम देखते हैं फेयर रेंट को। चलिए फेयर रेंट क्या होता है? देखो फेयर रेंट का मतलब होता है सेम लोकेलिटी के अंदर अगर सिमिलर प्रॉपर्टी है, सेम टाइप की प्रॉपर्टी है, उसका जो रेंट होगा वो फेयर रेंट है। म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? ये म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा डिटरमाइन होती है। म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा जो वैल्यू डिटरमाइन की जाती है म्युनिसिपल टैक्स लेवी करने के लिए, वो म्युनिसिपल वैल्यू होती है। एक होता है स्टैंडर्ड रेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसआर। ये रेंट जो है ये फिक्स किया जाता है रेंट कंट्रोल एक्ट द्वारा। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा? हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू, यानी फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में जो ज्यादा होगा यानी जो हायर होगा, जो बड़ा होगा, वो लोगे आप। और जो हायर आएगा उसको आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से। मतलब फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो हायर होगा, जो ज्यादा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ज्यादा आएगा ये स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट जो है ये फिक्स है रेंट कंट्रोल एक्ट द्वारा। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में जो हायर होगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे फेयर रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू है, दोनों में हायर आएगा, इसको आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। इन दोनों में जो लोअर होगा वो ले लो आप। तो बात तो वही है ना कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, दोनों में जो ज्यादा होगा, लेकिन ये ज्यादा जो आया ये स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों में जो कम होगा वो ले लो आप। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे जीएवी निकलता है। मिस्टर राज है, उनके पास 5 हाउसेस, 5 घर है, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, सभी को उन्होंने लेट आउट किया है, यानी किराए पे चढ़ाया हुआ है। कंप्यूट करना है जीएवी यानी ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस, हर घर का, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 5 घर है मिस्टर राज के पास, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, 4 एंड 5।
म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, घर पहले की जो पहला घर है उसकी 80,000 है, सेकंड की 55,000 है, थर्ड की 65,000 है, और हाउस 4 की 24, और हाउस फिफ्थ की यानी 5 की जो है 80,000 है। उसके साथ फेयर रेंट दिया हुआ है इसका 90, 60, 65, 25, 75। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट भी दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, कई जगह अप्लीकेबल नहीं है, वहाँ नोट अवेलेबल लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको निकालना होता है एक्सपेक्टेड रेंट, उसको आप फिर कंपेयर करते हो किससे, एक्चुअल रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर किससे करते हो, एक्चुअल रेंट से। दोनों में जो हायर होता है वो क्या बनता है, जीएवी। लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, उसके लिए हमें हमारे पास 3 फैक्टर्स होने चाहिए, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। अगर स्टैंडर्ड रेंट ना हुआ तो भी बात बन जाएगी, कोई फैक्टर मिसिंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो निकल जाता है। तो पहले हाउस के केस में हम देखते हैं कि इस केस में जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो क्या बनेगा आपका, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में हायर कौन सा है, 90,000, और 90,000 स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, बट स्टैंडर्ड रेंट तो यहाँ पर जीरो यानी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर 90,000 को आप कंपेयर करोगे, एक्चुअल रेंट कितना है, 72,000। दोनों में हायर कौन सा है, 90, यानी 90 क्या बन जाएगा आपका, जीएवी, ग्रोस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। ऐसे हाउस 2 में देखिए आप, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 55,000 है, फेयर रेंट कितना है, 60,000 है। दोनों में हायर कौन सा है, 60 है, और यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन ये 60 है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, कॉमन सी बात है, इससे अधिक है भी नहीं, 60 है। अब 60 को हम कंपेयर करेंगे किससे, एक्चुअल रेंट से। दोनों में हायर कितना है, 72,000, ये बन जाएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। हाउस 3 में देखिए आप, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में ज़्यादा कौन सा है, 65,000 है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बट ये तो अधिक है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट क्या बन जाएगा, 58,000। इसको आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से, दोनों में जो ज़्यादा होगा वो क्या बन जाएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। ऐसे हाउस 4 है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में हायर कौन सा है, 25,000 है, यहाँ पर एसआर है नहीं, तो इस 25 को आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट 30,000 से, दोनों में हायर कौन सा, 30,000, ये बन जाएगा आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू। ऐसे हाउस 5 है, 80,000 क्या है म्युनिसिपल वैल्यू, 75,000 फेयर रेंट है, दोनों में हायर कौन सा है, 80,000 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है इससे अधिक नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड रेंट से, तो 78 क्या बन जाएगा आपका, एक्सपेक्टेड बन जाएगा। और 78,000 को आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से, दोनों में हायर कौन सा है, 78,000, ये बन जाएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 बोलता है जीएवी की एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में जो हायर होगा वो क्या बन जाएगा आपका, ग्रोस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए आप देखते हो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में ज़्यादा कौन सा है, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब म्युनिसिपल फेयर रेंट में जो अधिक आएगा उसको आप कंपेयर करना है आपको स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में जो लोअर होगा वो ले लेना आप। दूसरा केस क्या बोला कि अगर प्रॉपर्टी जो है लेट आउट पूरे साल नहीं है, कुछ टाइम के लिए वैकेंट है यानी खाली पड़ी हुई है, यानी पार्ट ऑफ द ईयर, साल में कुछ दिन कुछ महीने खाली है, ऐसे केस में आप कैसे निकालोगे जीएवी। तो इसमें बोला गया कि भाई एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो है इसको आपको कंपेयर करना है। नॉर्मली अगर पूरे साल के लिए लेट आउट है तो आप क्या करते हो, दोनों में जो हायर होता है वो लेते हो, बट अगर पूरे साल में कुछ महीने आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट है, खाली है, तो ऐसे केस में आप जीएवी कैसे निकालते हो। तो कॉमन सी बात है, अगर आपका एक्चुअल रेंट जो है ना वो अगर वैकेंसी यानी प्रॉपर्टी खाली होने की वजह से अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट कम हो जाता है, कम आता है, आपका एक्चुअल रेंट जो है वो कम आता है एक्सपेक्टेड से, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी अगर वैकेंट है पूरे साल में कुछ महीने के लिए, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में हम हायर लेते हैं नॉर्मल केस में, लेकिन अगर आपका एक्चुअल रेंट जो है वास्तव में जो रेंट आ रहा है वो अगर कम होता है वैकेंसी के कारण, सिर्फ वैकेंसी के कारण, तो फिर एक्चुअल रेंट क्या बन जाएगा आपका जीएवी। देखिए अब एक्सपेक्टेड रेंट आपका 80,000 है और एक्चुअल रेंट क्या है आपका
7,000 पर मंथ के हिसाब से बनता है 84,000 12 महीने का। लेकिन 2 महीने वैकेंट रही आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर खाली रहा 2 महीने, तो जो एक्चुअल में रेंट कितना आएगा 70,000। अगर वैसे देखें हम, अगर ये मान लो कि आपका प्रॉपर्टी वैकेंट ना होता तो 12 महीने का रेंट कितना बनता है 84,000 बनता है। तो वैसे तो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है ये, तो नॉर्मल केस में तो यही बन जाता आपका जीएवी। बट क्या बोला कि एक्चुअल रेंट अगर वैकेंसी के कारण कम होता है, तो वैकेंसी यानी 2 महीने रहा खाली, तो 84 ना होके क्या हो गया ये 70,000 हो गया। तो इसलिए एक्चुअल रेंट ही क्या बन जाएगा जीएवी बन जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी के कारण कम हो गया। उसके बाद सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी यानी अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब जो खुद के रहने के लिए यूज करते हैं। मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी जो है आप दिखा सकते हो अपने खुद के लिए रहने के लिए, तो उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी वो होगी 0 नील। तो ये आपको मैंने एक बेस दिया है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप कमेंट कर सकते हो जो भी आपको टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो। ओके, थैंक यू।